स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है समानता, इंग्लिश में कहें तो इक्वलिटी। ये पार्ट 1 है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जैसे समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पितृसत्ता, ठीक है, और समानता का अर्थ इसके बारे में। और तीसरा टॉपिक होगा हमारा समानता के प्रकार क्या हैं, जैसे प्राकृतिक समानता होगी, सामाजिक समानता, नागरिक या कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, धार्मिक, आर्थिक। तो आज की इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आने वाले हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु। और इस महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले हमारा पॉइंट है समाजवाद के बारे में। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है समानता, तो ये समाजवाद और समानता एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले समाजवाद के बारे में जानते हैं। तो देखिए, समाजवाद का अर्थ होता है असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा करना। यानी कि समाज में जितनी भी असमानता हैं, चाहे वो पैसे को लेके हो, संसाधन को लेके हो, किसी भी परिस्थिति को लेके हो, उन असमानता को ख़त्म करके संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा ही समाजवाद कहलाता है। ठीक है, अभी आगे जानेंगे। और भारत के प्रमुख समाजवादी जो चिंतक थे वो थे सबसे पहले राम मनोहर लोहिया। ठीक है, अब समाजवाद व मार्क्सवाद, अभी मार्क्सवाद के बारे में आपको बताऊंगा। समाजवाद और मार्क्सवाद इन दोनों के अनुसार ही आर्थिक असमानता ही सामाजिक रुतबे या विशेष अधिकार जैसी असमानता को बढ़ावा देती हैं। यानी कि आर्थिक जो असमानताएं होती है, बेसिकली अमीर और गरीब, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा, जिसके पास कम पैसा है, तो ये जो आर्थिक असमानताएं होती हैं समाज में, यही जो अमीर वर्ग होता है उसको रुतबा और विशेष अधिकार भी देता है। तो इसीलिए इन असमानताओं को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए समान अवसर से आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व ना होकर, यानी कि जो आर्थिक संसाधन हैं उन पर निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, किसी एक बंदे का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित हमें करना चाहिए। ये होता है समाजवाद। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मार्क्सवादी। ठीक है, तो मार्क्सवाद क्या होता है? मार्क्सवादी समाजवाद से मिलता जुलता है। तो देखिए, मार्क्सवादी क्या है? मार्क्सवादी 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। जो मार्क्स है, ये जो मार्क्सवादी विचारधारा बनी है, मार्क्स नाम के व्यक्ति ने दी थी, जो कि 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे कि जल, जंगल, ज़मीन, तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। यानी कि समाज में ये जो आर्थिक असमानता फैली हुई है, इस सब का सबसे बड़ा कारण है कि जल, जंगल, ज़मीन या तेल जैसे अन्य प्रकार के जितने भी संसाधन हैं उस पर बड़े बड़े लोगों का निजी स्वामित्व होना। निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता। निजी स्वामित्व जो है, जो उन पर राज करते हैं, ठीक है, उन संसाधनों पर, वो उन्हें अमीर ही नहीं बनाता है, बल्कि एक राजनेता के रूप में उन्हें ताकत भी प्रदान करता है। ठीक है, यह ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो जाती है। सिंपल सी बात है, जब पैसा ज़्यादा होगा तो वो कुछ फिर तो वो अपनी मनमानी करेंगे, तो इसलिए वो लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित होते हैं। तो ये था पहला पॉइंट हमारा समाजवाद, फिर था हमारा मार्क्सवाद। अब बात करते हैं नारीवाद की। तो नारीवाद शब्द से आपको पता चल रहा है कि हम इसमें स्त्री के बारे में बात करेंगे, महिला के बारे में। तो नारीवाद क्या है? नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। यानी कि नारीवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो पुरुष के समान स्त्रियों को अधिकार देने के पक्ष में दिया जाता है। वे स्त्री या पुरुष नारीवाद कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं ना तो नैसर्गिक हैं और ना आवश्यक हैं। यानी कि नारीवाद जो है, ये वे स्त्री और पुरुष कहलाते हैं जो कि मानते हैं स्त्री और पुरुष के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी असमानता नहीं है। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। यानी कि नारीवाद सिद्धांत जिन्होंने दिया है, उन व्यक्तियों का मानना ये है कि समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में ये जो खाईनुमा एक अफवाह फैली हुई है
ठीक है, और उनके बीच में जो असमानता है उसको बदला जा सकता है और स्त्री और पुरुष एक बार फिर से दोनों मिलकर एक समान जीवन जी सकते हैं। तो ये होता है नारीवाद। फिर बात करते हैं पितृसत्ता की। अब ये पितृसत्ता क्या होती है, देखिए पितृसत्ता से आशय एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुषों को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न हैं और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को निश्चित ठहराती है। तो पितृसत्ता आपको पता चला, यानी कि पितृसत्ता से यहाँ पे मतलब ये है सामाजिक, आर्थिक और एक ऐसी सांस्कृतिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष जो है वो स्त्री से अधिक महत्ववान माना जाता है, अधिक शक्तिशाली माना जाता है। और पितृसत्ता के अकॉर्डिंग ही जो पिता की संपत्ति होगी वो बेटे को मिलेगी, यानी कि वंशानुमा चलती रहती है और ये पिता की जो संपत्ति वो बेटे को मिलती है। यही भिन्नता समाज में स्त्री और पुरुष की असमानता का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण है। तो नारीवाद क्या है और पितृसत्ता क्या है ये आपको पता चला। अब बात करते हैं समानता के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर का मुख्य नाम है उसके बारे में। तो देखा जाए तो पॉइंट जो है वो हमारा सेकंड है, वैसे तो टॉपिक है समानता का पहला। अब समानता का अर्थ देखिए क्या है। समानता का अर्थ यह है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही तथा सबको समान अवसर प्राप्त हो। यानी समानता का कहने का अर्थ ये हुआ कि इस समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी धर्म के हो और किसी भी आर्थिक स्तर पे हो, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए, अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। यानी कि समानता की अवधारणा ये कहती है कि जिस व्यक्ति के पास जो दक्षता है, जिसके अंदर वो योग्यता है, जो भी योग्यता है वो उसके लिए समान अधिकार रखता है और अपनी उस योग्यता का विस्तार कर सकता है जब उसे अवसर मिलेंगे तब। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हुए। आगे बात करते हैं। तो समानता क्या है ये आपको अभी तक पता चल गया होगा। समानता जो है, आगे बात करते हैं पॉइंट थर्ड। समानता मौलिक अधिकारों में एक महत्वपूर्ण अधिकार भी माना गया है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी हैं। यही धारणा सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक, सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक है। कौन सी क्या है ये कि समानता जो है वो ये कहती है कि मतलब अवधारणा जो है वो इस पे डिपेंड करती है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण, यानी कि जो सभी व्यक्ति हैं, मानवता सभी में एक ही है, मानव है वो। ठीक है, तो मानवता के कारण सभी मनुष्य, यानी कि एक इंसान होने के नाते सभी व्यक्ति को, सभी इंसानों को एक महत्व और उनका सम्मान के वे अधिकारी माने जाते हैं। समानता कहते हैं कि सभी व्यक्ति समान होंगे, सभी का सम्मान होगा, सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर है अनेक देशों के कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति व शक्ति की भारी असमानता नजर आती है। यानी कि भारत जैसे और भी अन्य कई देश हैं जिन्होंने अपने संविधान में समानता का ये जो अधिकार है इसे शामिल तो किया है, लेकिन इस समानता के अधिकार के बावजूद भी वहाँ पे धन, यानी कि अमीर गरीब, संपदा यानी कि पूंजीपति और गरीब, अवसर, कार्य, स्थिति व शक्ति की बहुत भारी असमानता देखी जाती है। और जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या कारण है? पूंजीवाद। मतलब कि पूंजीवाद, या फिर यूँ कह लें कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसके पास ये धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति, शक्ति ज़्यादा है, जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से फिर है कि समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होनी चाहिए। यानी कि समानता के अनुसार ये समानता की अवधारणा में यह कहा गया है कि व्यक्ति को प्राप्त जो अवसर हैं वो किसी भी व्यवहार या जन्म या सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण तथा समाज जनित असमानता अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती है। यानी कि प्राकृतिक जो असमानताएं हैं वो लोगों में विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण आती हैं
और समाज जनित असमानताएं वो आती हैं अवसरों की असमानता व अमीरों के द्वारा गरीबों के शोषण करने के दौरान आती हैं। ठीक है, तो समानता के बारे में ये कुछ बातें थी जो हमने जानी कि समानता के अर्थ क्या है उसके बारे में। अब समानता को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण नियम कदम उठाए थे, उन कदमों के बारे में 2-3 हैं वो जान लीजिए। भारत सरकार द्वारा सामाजिक समानता के उपाय। पहला, कानून के समक्ष समानता, यानी कि इन्होंने एक मौलिक अधिकार जोड़ा इस समानता के अधिकार में, जो कि कानून के समक्ष समानता, जो कि अनुच्छेद 14। और भारतीय संविधान ने इस असमानता को ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 17 के तहत जो छुआछूत की बीमारी थी, अस्पृश्यता, उसे भी ख़त्म किया। संसद तथा विधानसभा में SC ST के अंत स्थान आरक्षित हैं, यानी कि संसद और विधानसभा में SC और ST के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं सरकारी सेवाओं में SC और ST OBC का भी आरक्षण दिया गया है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं का 1/3 यानी कि 33% आरक्षण किया गया अनुच्छेद 73 और 74वें के अनुसार। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, संविधान संशोधन 73 और 74 उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा ये कुछ कदम थे जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, उसको सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए उठाए गए थे। ठीक है, तो समानता का अर्थ क्या होता है आई होप अब आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा टॉपिक नंबर 2 जो कि है समानता के प्रकार। तो टॉपिक है हमारा समानता के प्रकार। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारी समानता का प्रकार आता है वो है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक यानी कि जो जन्म से रिलेटेड होती है उसके बारे में। तो पहली है प्राकृतिक समानता। प्लेटो के अनुसार प्राकृतिक समानता से अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य जन्म से समान होते हैं। इनकी प्राकृतिक समानता जो है वो प्लेटो कहते हैं कि प्राकृतिक समानता से हमारा मतलब यह है कि सभी मनुष्य जन्म से ही एक जैसे होते हैं। स्वाभाविक रूप से सभी व्यक्ति समान भी होते हैं। हम सबका निर्माण एक ही विश्वकर्मा ने किया है, एक ही मिट्टी से किया है, यानी कि हमारा निर्माण एक ही भगवान ने किया, विश्वकर्मा ने किया है और एक ही मिट्टी से किया है। हम चाहें अपने को कितना ही धोखा दे, ईश्वर को निर्धन, किसान और शक्तिशाली राजकुमार सभी समान रूप से प्रिय हैं। यानी कि हम चाहे कितना भी धोखाधड़ी कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन ईश्वर के लिए चाहे गरीब हो, किसान हो, शक्तिशाली हो, राजकुमार कोई भी हो, वो उनके लिए सभी बराबर हैं, क्योंकि उनका निर्माण भी उन्होंने ही किया है। तो ये प्राकृतिक समानता के अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद आगे पॉइंट है ये वाले, यहाँ पे देखिए क्या है कि आधुनिक युग में प्राकृतिक समानता को कोरी कल्पना माना जाता है। कोरी कल्पना इन द सेंस कि आगे देखिए कि कोल के अनुसार, यानी कि आधुनिक जो युग में प्राकृतिक समानता है उसको कोरी कल्पना माना जाता है। वो कैसे माना जाता है? ये जो कोल हैं उनके अनुसार मनुष्य शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक शक्ति, समाज सेवा की भावना और संभवतः सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से मूलतः भिन्न होते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि अभी की जो प्राकृतिक समानता है उसके अकॉर्डिंग मनुष्य शारीरिक बल के साथ साथ, मानसिक योग्यता के साथ साथ, अपनी शक्ति के साथ और समाज सेवा की भावना के साथ साथ अपनी जो कल्पना शक्ति है वो एक दूसरे से इनकी सबकी अलग होती है। कोई ज़्यादा ताकतवर है, कोई कम ताकतवर है, कोई मेहनत ज़्यादा करता है, कोई मेहनत कम करता है, कोई ज़्यादा सोच सकता है, किसी की कल्पना शक्ति ज़्यादा है, कोई समाज सेवा करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है, किसी की कल्पना शक्ति कम है। तो ऐसे में ये जो व्यक्ति हैं प्राकृतिक समानता के अंतर्गत ये एक दूसरे से मूलतः भिन्न है। ठीक है, फिर संक्षेप में वर्तमान युग में प्राकृतिक समानता का यह आशय है कि प्राकृतिक रूप से नैतिक आधार पर ही हम सभी व्यक्ति समान हैं तथा समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की असमानताएं कृत्रिम हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से हम सभी व्यक्ति एक जैसे हैं, भाईचारे का हमें यहाँ पे जो सिद्धांत है वो अपनाना चाहिए। सभी व्यक्ति समान है, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, नैतिक आधार पे है। ठीक है, वहीं जो समाज है हमारा वो हमें इस समाज के अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पे जो असमानता है वो हमारे सर चढ़ जाती हैं और फिर हम एक कहीं जाति में, धर्म में, नस्ल, जाति वगैरह इन सभी चीज़ों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी प्राकृतिक समानता। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सामाजिक समानता की, यानी कि समाज के अंदर की जो समानता है उसके बारे में। तो देखिए ये है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान अधिकार प्राप्त हो और सबको समान सुविधाएं मिलें। यानी कि सामाजिक समानता का अर्थ यह है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है जो समाज में रहता है
उसको समान अधिकार मिलने चाहिए और सभी को एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जिस समाज में जन्म, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता वहाँ सामाजिक समानता होती है। यानी कि सामाजिक समानता उस जगह पे होती है, उस क्षेत्र में होती है, उस समाज में होती है, उस देश में होती है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, जाति, धर्म, लिंग या किसी भी भाषा वगैरह के आधार पे अगर भेदभाव नहीं किया जाता है तो वहीं पे सामाजिक समानता होती है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो मानव अधिकारों की घोषणा की गई है उसमें सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया है। यानी कि जो हमारा यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके द्वारा सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया है जब उन्होंने अपने मानव अधिकारों की घोषणा की थी उस दौरान। ठीक है, तो ये था हमारा सामाजिक समानता। बात करते हैं नागरिक या कानूनी समानता के बारे में। तो जैसे कि आप पॉइंट से पता चल रहा है कि नागरिक या कानूनी, तो यहाँ पे हम कानूनी समानता की बात करने जा रहे हैं। तो वो क्या है, देखिए, नागरिक समानता का अर्थ नागरिकता के समान अधिकारों से है। यानी कि जैसे नागरिकता के जो हमारे अधिकार हैं उनके समान जैसे। वो कैसे? नागरिक समानता के लिए यह आवश्यक है सभी नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित हो। यानी कि नागरिक समानता तभी हो सकती है जब नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो सुरक्षित हों तथा सभी नागरिकों के समान रूप से कानून का संरक्षण उन्हें मिल पाए। नागरिक समानता की पहली अनिवार्यता यह है कि समस्त नागरिक कानून के सक्षम समान हों। यानी कि नागरिक समानता की सबसे पहली अनिवार्यता है, सबसे पहला जरूरी कार्य ये है कि नागरिक कानून के समक्ष समान माने जाएं। यदि कानून धन, पद, जाति अथवा अन्य किसी आधार पर भेद करता है तो उससे नागरिक समानता समाप्त हो जाती है और नागरिकों में असमानता का उदय होता है। यानी कि मान लीजिए कोई ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है, इस पुलिस स्टेशन में यहाँ पे देखिए 10-15 ये व्यक्ति हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 व्यक्ति हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ पे जो इंचार्ज है वो इन व्यक्तियों के साथ में थोड़ा अलग बर्ताव करता है, इनके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करता है, तो ऐसे में जो नागरिक समानता है वो यहाँ पे पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि हमारा जो नागरिक कानूनी समानता है वो क्या कहती है कि सभी को कानून के समक्ष समान समानता पाने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि असमानता का उदय होगा, और सिंपल सी बात है, असमानता का उदय होगा तो ये समानता टिकेगी नहीं। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी थी नागरिक या कानूनी समानता। अब बात करते हैं राजनीतिक समानता की। तो जैसे कि पॉइंट से पता चल रहा है, राजनीतिक यानी कि राजनीति से जुड़ी हुई समानता। और वो समानता क्या है, देखिए, कि जब राज्यों के सभी नागरिकों को शासन में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त हो तो वहाँ के लोगों को राजनीतिक समानता प्राप्त रहती है। यानी कि किसी राज्य में अगर वहाँ के व्यक्तियों को राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार है तो वहाँ पे उन्हें राजनीतिक समानता मिली हुई है। राजनीतिक समानता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए, निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए, और उनके साथ जाति, धर्म या अन्य किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और राजनीतिक समानता लोकतंत्र की एक आधारशिला है, क्योंकि लोकतंत्र चलता किससे? राजनीति से ही चलता है और जनता से चलता है। तो राजनीतिक समानता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए, अपना पसंदीदा नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए, सरकार में अपनी भागीदारी दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए, निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के समान अधिकार होने चाहिए। तो ये है हमारी राजनीतिक समानता, और राजनीतिक समानता ही हमारी लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। ठीक है, फिर है हमारा अगला पॉइंट, वो क्या है? धार्मिक समानता। अब धार्मिक समानता से क्या यहाँ पे तात्पर्य है? देखिए, धार्मिक समानता का अर्थ है कि धार्मिक मामलों में राज्य तटस्थ हो और सब नागरिकों को अपनी इच्छा से धर्म मानने की स्वतंत्रता हो। यहाँ पे देखिए इस शब्द का अर्थ क्या है कि जो धार्मिक समानता है उसका अर्थ है कि सभी जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी को राज्यों को तटस्थ रहना चाहिए। यानी कि राज्य कभी भी एक धर्म को नहीं मानेंगे, ठीक है, और यानी कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। उस राज्य के अंदर जितने भी व्यक्ति थे वो किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकते हैं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य धर्म के आधार पर, ठीक है, राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। प्राचीन और मध्यकाल में इस प्रकार की धार्मिक समानता का अभाव था। यानी कि प्राचीन और मध्यकाल के दौरान ऐसी
जो धार्मिक समानता थी उसका अभाव था। परंतु आज धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग हो गए हैं और सामान्यतः राज्य नागरिकों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है। यानी कि आज जो धार्मिक और राजनीति है वो एक दूसरे से बहुत अलग हो गए हैं और सामान्यतः राज्य नागरिकों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी धार्मिक समानता। अब बात करते हैं आर्थिक समानता। अब ये आर्थिक समानता जो वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, देख लीजिएगा ध्यान से कि आर्थिक समानता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी को समान रोजगार, समान वेतन, व्यवसाय और समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार हो, तो ऐसी समानता को आर्थिक समानता कहते हैं। आर्थिक समानता का क्या अर्थ हुआ कि व्यक्ति अगर समाज में ऊंचा उठना चाहता है, थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहता है, रोजगार पाना चाहता है, एक जैसा वेतन पाना चाहता है, अपना कोई व्यापार करना चाहता है, तो इस तरह से उसको ये सारी चीज़ें करने के लिए समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसे हम कहते हैं आर्थिक समानता। अब कुछ राजनीतिज्ञ हैं, विद्वान हैं, उनके अनुसार इस आर्थिक समानता का वर्ड का मीनिंग जानते हैं। जैसे लास्की के अनुसार, लास्की जी कहते हैं, जिस देश में संपत्ति तथा उत्पत्ति के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं, उस देश की राजनीति, संस्कृति, शिक्षण संस्थान तथा न्यायपालिका पर पूर्ण धन हावी हो जाता है। यानी लास्की जी कहते हैं कि जब किसी एक देश के अंदर, ठीक है, कुछ गिने चुने जो साधन होते हैं वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में होते हैं, तो उस देश की राजनीति, ठीक है, संस्थान और न्यायपालिका पूर्णतः उस पर धन हावी हो जाता है और वे संविधान के दायरे के अंतर्गत रहकर कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर एक दूसरे राजनीतिज्ञ हैं, विद्वान हैं, उनके अकॉर्डिंग जानिए। ये है रॉबर्ट हडल के अनुसार। तो रॉबर्ट जी कहते हैं कि राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समानता को परस्पर संबंधित माना जाता है। यानी कि राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समानता को एक दूसरे का पहलू माना जाता है। वो कैसे कि जिन देशों में भारी आर्थिक विषमताएं होती हैं, यानी कि भारी आर्थिक असमानताएं होती हैं, वहाँ क्रांतिपूर्ण परिवर्तनों की अपेक्षाकृत अधिक संभावना है। यानी कि वहाँ पे जब मान लीजिए बहुत सारे लोग अमीर हो जाएंगे किसी एक समाज में और वहाँ पे गरीब लोगों का शोषण होगा, तो सिंपल सी बात है, गरीब लोग अमीर लोगों के खिलाफ क्रांति कर देंगे, यानी कि आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वो जो गरीब लोग होंगे वो क्रांतिपूर्ण परिवर्तन कर देंगे। तो इस तरह से ये रॉबर्ट हडल जी का कहना है। और आगे कहते हैं रॉबर्ट जी कि राजनीतिक स्थायित्व तथा सरकार का लोकतंत्रीय स्वरूप बनाए रखने के लिए अमीन भूमि को समुचित, ये अमीनी पूरी, यानी कि पूरी भूमि को समुचित वितरण कर प्रणाली में सुधार तथा शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करके आर्थिक क्षेत्र में समानता को लाना होगा। यानी कि राजनीतिक स्थायित्व और सरकार का लोकतंत्रीय स्वरूप अगर हमें बनाए रखना है, यानी राजनीति जो है उसको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाना है, सरकार का लोकतंत्र जो रूप है उसको बनाए रखना है, तो इसके लिए जो भूमि है उसका समुचित बंटवारा करना होगा, संसाधनों का समुचित बंटवारा करना होगा, जो कर प्रणाली है उसमें थोड़ा बहुत सुधार करना होगा, और जो शिक्षण सुविधाएँ हैं उसमें विस्तार करके आर्थिक क्षेत्र को हम इस समानता के अंतर्गत ला सकते हैं। तो ये है रॉबर्ट हडल के अनुसार समानता, आर्थिक समानता। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है हमारा, वो क्या है, ये है, एक सेकेंड, कि आर्थिक समानता के पक्ष, यानी कि आर्थिक समानता के कुछ पक्ष भी हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या है, आर्थिक समानता के पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला, आर्थिक सहायता बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी व अंग भंग की स्थिति में लोगों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता की जाती है। यानी कि आर्थिक समानता के मुख्य पक्ष में ये कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जिसका अंग भंग हो जाए, बुढ़ापे में कोई बेकारी हो जाए, आर्थिक बीमारी हो जाए, तो राज्य की तरफ से उसे आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। वेतन व कार्य करने की स्थिति, स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन मिलना चाहिए तथा स्त्रियों व बच्चों को आर्थिक मजदूरी के कारण ऐसी परिस्थितियों में कार्य न करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य व जीवन के लिए हानिकारक हो या उनकी आयु के लिए उचित अवकाश मिले। ठीक है, यानी कि वेतन व कार्य करने की स्थिति से यहाँ पे मतलब ये है कि स्त्रियों को पुरुष के समान कार्य भी करें और उनको उनके समान वेतन भी मिलना चाहिए, और
उन्हें किसी ऐसी जगह पे कार्य नहीं करवाना चाहिए जहाँ पे उनको दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत हो, उनकी आयु कम हो जाए, ठीक है। ऐसी जगह पे जहाँ पे स्त्रियों का काम करना मुश्किल हो वहाँ पे उन्हें कार्य नहीं करने देना चाहिए। फिर ये है कि रोजगार व अवकाश, सभी को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी और विश्राम के लिए उचित अवकाश मिलने चाहिए। यानी कि रोजगार भी मिलना चाहिए, पर्याप्त मजदूरी भी मिलनी चाहिए और विश्राम के लिए उचित अवकाश भी मिलनी चाहिए। यानी कि हफ्ते में एक दिन जैसे संडे का होता है तो उस दिन उन्हें छुट्टी भी मिलनी चाहिए। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह भौतिक आर्थिक वगैरह सब एक ही जैसे समझ लीजिए। तो ये सारी जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति उनकी होनी चाहिए। तो ये थे आर्थिक समानता के कुछ मुख्य पक्ष। फिर है हमारा तीसरा टॉपिक, समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में ये हम जानेंगे कल की वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर देना। आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि कोई चैनल है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी वीडियोस बनाता है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले चैप्टर नहीं बल्कि इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।